हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें से आप लोग को ये बताया जाएगा कि एक लघु शोध तैयार करना है हमें आंगनबाड़ी पे। अगर आप लघु शोध तैयार कर रहे हैं तो इसमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, और अगर आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उस पर संख्याओं की जो ये शब्दों की जो संख्या है वो कम रहती है। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को ये बताया जाएगा कि शीर्षक जो आंगनबाड़ी है, इस पर आप लघु शोध किस प्रकार से तैयार करेंगे। लघु शोध अगर आंगनबाड़ी पे तैयार करना है तो उसके क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले शीर्षक जो हमारा है वो आंगनबाड़ी पर लघु शोध है। इसमें प्रस्तावना हेडिंग डाला जाएगा, जिसमें प्रस्तावना में लिखा जाएगा कि आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा किया गया था। आंगनबाड़ी का अर्थ क्या है? आंगन आश्रय, ऐसा आश्रय दिया गया जो आंगन के रूप में, आंगन के रूप के मतलब होता है कि जहाँ माँ और बच्चे के जैसे देख रेख वहाँ पे की जाए। वहाँ पे माताओं की भी देख रेख होती है, उनसे संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बातों की देखभाल की जाती है, और जो बच्चे हैं उनकी भूख, उनके कुपोषण से संबंधित निगरानी की जाती है। और इसके साथ ही साथ हम प्रस्तावना के अंतर्गत आंगनबाड़ी से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसी प्रस्तावना में लिखते हैं। देखिए, इस प्रकार का आंगनबाड़ी केंद्र भारतीय गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भ निरोधक परामर्श और आपूर्ति, पोषण, शिक्षा और अनुपूरक, साथ ही पूर्व विद्यालय की गतिविधियों शामिल हैं। ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, ये सब बताया जा रहा है कि एक जो माता है उस माता के स्वास्थ्य से संबंधित, उनके गर्भ से संबंधित क्या परामर्श दिया जाएगा, अगर उसमें कोई समस्या है बच्चे के पालन पोषण में, या फिर जब बच्चा गर्भ में है माँ के, उस समय उसे किस प्रकार का पोषण दिया जाना है। इस प्रकार की शिक्षा एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो होती है वो देती है। ये सारी बातें कही गई हैं। इसके बाद है कि केंद्रों को मौखिक रिहाइड्रेशन, नमक, बुनियादी दवाओं और गर्भ निरोधकों के लिए डिपो के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद देखिए कि 31 जनवरी 2013 तक 13.3 लाख आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, 13.7 लाख स्वीकृति AWC, मिनी AWC से परिचालित है। ये केंद्र पूरक पोषण प्रदान करते हैं। गैर पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं की बाद में 3 सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ मिलकर प्रदान की जाती हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि ग्रामीण में जो प्राइमरी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो क्लास 1 से 5 तक की क्लासें चलाई जा रही थी, उसी के अंतर्गत आप लोग देखते होंगे कि आंगनबाड़ी जो बनाया गया है, जिसमें बच्चों को विद्यालय से पूर्व की शिक्षा दी जाती है, उसे पूर्व विद्यालय शिक्षा कहा जाता है। इसी के अंतर्गत वो बच्चे की देखरेख भी की जाती है और उनके पोषण से संबंधित बातों पे भी ध्यान दिया जाता है। और वही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, वही क्या करती हैं कि माताएं जो हैं, जो गर्भावस्था में हैं, उनके बच्चे जो हैं गर्भ में, उनके पोषण से संबंधित शिक्षा देना, स्वास्थ्य, उनकी दवाएं, इन सब की देख रेख, या फिर माताओं से संबंधित जो सेवाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सारी चीज़ें यही सब प्रोवाइड की करते हैं। देखिए, आंगनबाड़ियों में 6 साल से कम उम्र के झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को हर दिन भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन साथ ही उन्हें एक पोषण देने वाले प्री स्कूल वातावरण में स्वास्थ्य और स्वच्छता और साक्षरता के पाठ भी पढ़ाए जाते हैं। यही बातें हमने अभी आपको बताई हैं। इसके बाद लिखा है कि आमतौर पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थानीय घरों में कुछ घंटों के लिए चलाए जाते हैं, लेकिन अक्सर वहाँ भीड़ भाड़ होती है। गर्मियों में वह भीषण गर्मी होती है और वहाँ रोशनी या हवा का प्रवाह बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, जिससे बच्चों के लिए सीखना असंभव हो जाता है। इसके बाद है कि जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्त्री हैं, उनका स्वयं सेवकों के रूप में क्या कार्य है। देखिए, स्वयं सेवकों के रूप में
इनके पूरे कार्य को समझाया गया है। टीएपी ऑस्ट्रेलियाई डिज़ाइन पेशेवरों की भर्ती करता है और उन्हें प्रशिक्षित करता है, जो इन स्कूलों के डिज़ाइन और निर्माण की देखरेख करने के लिए 6 महीने तक भारत में रहने और काम करने के लिए अपना समय स्वेच्छा से देते हैं। स्वयंसेवक स्थानीय श्रम और बड़े पैमाने पर पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग करके पुनः उपयोग, पुनःचक्रण और कटौती के दर्शन का समर्थन करते हैं। ये स्वयंसेवक हैं जो इस कार्य में, जो आंगनबाड़ी के कार्य करने वाले हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो बातें कही गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर है कि आंगनबाड़ी वर्कर कार्यकर्ताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या उनके मानदेय को लेकर है, जो वर्कर सरकार के नज़रिए से मात्र कुछ घंटे ही कार्य करती है, हकीकत में वो 10 घंटे से भी ज़्यादा कार्य करती है। ये सारी बातें बताई, क्योंकि इनके जो मानदेय होता है, इनको जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन कार्य जो है इनका उससे ज़्यादा अधिक होता है। या इसके बाद देखिएगा कि इनकी नियुक्तियाँ जो हैं किस प्रकार से की जा रही हैं, ये इसके बारे में बताया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उनके कार्य का उद्देश्य क्या है, ये बातें बताई गई हैं। एक सीक्वेंस से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट पे अगर कहीं समस्या हो तो आप लोग इसको ज़रूर पूछिएगा। पूरा पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग इसको लिखते जाइएगा। कहीं पे कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके साथ ही साथ अगर किसी और भी पॉइंट पर अगर आपको लघु शोध या प्रोजेक्ट कार्य लिखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको उसके संबंधित मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स हैं सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, आप उसको लिखते जाइएगा। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग थी कार्यकर्ता की जिम्मेदारियाँ। जो कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी में, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो बताई गई हैं जिम्मेदारियाँ उन्हें दी गई हैं, एक बालक के विकास के लिए, महिलाओं के देख रेख के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, एक आंगनबाड़ी में किस प्रकार से मुख्य सेविका को नियुक्त किया जा रहा है, उनका क्या कार्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। देखिए कार्यकर्ताओं को उम्र और बच्चों के वज़न का आकलन करना, ये सारी चीज़ें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है उन्हें करना पड़ता है। शिशु के जन्म के बाद उनका वज़न क्या है, इसके आधार पर उनके पालन पोषण से संबंधित जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं। फिर उससे संबंधित उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको उसके संबंध में जानकारियाँ दी जाती हैं जिससे बच्चे का पोषण अच्छा हो सके। फिर देखिए जो आंगनबाड़ी है उसकी उपयोगिता आखिरकार क्या है, ये क्यों बनाई गई, उद्देश्य तो आपने लिखा लेकिन उनकी उपयोगिता भी देख लीजिएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ, दुर्भाग्य से भारत में कुछ पेशेवरों की कमी है, इसलिए आंगनबाड़ी प्रणाली के माध्यम से देश बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जो स्थानीय जनसंख्या के लिए सस्ती और सुलभ है। ये बातें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद है कि कई तरह से ग्रामीण आबादी तक पहुंचने में एक चिकित्सक की तुलना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहतर विकल्प है। चूँकि कार्यकर्ता लोगों के साथ रहता है, इसलिए वे स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों की पहचान करने के लिए बेहतर स्थिति में है। जिस प्रकार से प्रसार शिक्षा में आपको बताया जाता है कि जो प्रसार का कार्य है वो ग्रामीण जो व्यक्ति होगा और वहाँ का जो ग्रामीण नेता होगा, मुखिया होगा, वो उनकी बातों पर ज़्यादा यकीन करेगा और विश्वास करेगा, और वो जो बातें बताएंगे वो उनकी स्थानीय भाषा में हो तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी जो माता और बच्चे की निगरानी के लिए की जा रही है, वो ग्रामीण जो है आंगनबाड़ी गांव के हैं, वो उसी गांव के ही महिलाओं को नियुक्त किया गया होता है, जिससे वो अपने स्थानीय लोगों को अच्छे से किसी भी टॉपिक के बारे में समझा सके, किसी भी क्षेत्र में शिक्षा दे सके। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इसमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लघु शोध अपना तैयार करते जाएंगे। इसके बाद है मानदेय में बढ़ोतरी, कि किस प्रकार से जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं महिलाएं, उनके लिए किस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा उनके मानदेय, उनका जो वेतन है उसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी की जा रही है, ये बातें बताई गई हैं। फिर अन्य एकीकरण के बारे में बताया गया, एकीकृत बाल विकास सेवा, इसको इंग्लिश में ICDS कहते हैं, ठीक है।
देखिए इसमें किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इन सब के बाद है कि जो आंगनबाड़ी हमारा है, उस आंगनबाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किया गया है। यूनिसेफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास शिशु मृत्यु दर को कम करने और मातृ देखभाल में सुधार लाने के लक्ष्य हैं। आंगनबाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भी अपने देश में या फिर अन्य देशों में समस्याएं उभरी है, उस समय सबसे ज़्यादा देख रेख किस पर की जा रही थी, मातृ और बालक पर, शिशु पर, जिससे कि आने वाले समय में उन्हें किसी भी प्रकार के कुपोषण का शिकार ना होना पड़े। ये सारी चीज़ें एक आंगनबाड़ी के द्वारा पूरे अंतर्राष्ट्रीय, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास प्रारंभ किए गए थे। और इतना सब कुछ लिखने के बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, ये अभी तक जो भी आप लिख रहे थे ये सब सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी से संबंधित चीज़ें आप लिखे हैं। लेकिन अब आगे आपको ये लिखना है, देखिए ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको आप लिखेंगे नहीं अपनी कॉपी में, बल्कि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इसके आगे आपको लिखना है। इतना ऊपर जो जानकारी है उसे लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप देखिएगा। समस्त जानकारी के लिखने के पश्चात शोधकर्ता, यानी कि जो स्टूडेंट ये शोध कर रहा है वो अपने शोध क्षेत्र या अपने ही ग्राम के आंगनबाड़ी के अंतर्गत आने वाले सभी जातियों हेतु आवंटित भिन्न भिन्न योजनाएं, यानी कि आप जिस गांव के हैं उस गांव में जो आंगनबाड़ी है उस आंगनबाड़ी में क्या किया जा रहा है कि विभिन्न जातियों हेतु आवंटित भिन्न भिन्न योजनाएं जो महिला बच्चे सभी के लिए उपयुक्त कार्यों व जिम्मेदारियों में से कौन कौन से कार्य सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें ये लिखना है कि आपका जो आंगनबाड़ी है उसमें कौन कौन से कार्य हो रहे हैं या कौन से नहीं हो रहे हैं, उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या अवरोधक उत्पन्न हो रहा है, कितना % काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आपकी आंगनबाड़ी का जो केंद्र है वहाँ पे बच्चों के पोषण से संबंधित ध्यान दिया जा रहा है, या फिर माता से संबंधित जो भी है, माताएं गर्भावस्था में हैं या फिर धात्री अवस्था में है जो बच्चे के लिए दुग्धपान का कार्य कर रही हैं। इस प्रकार से उनकी देखरेख से संबंधित जानकारियाँ दी जा रही हैं या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी क्षेत्र है जहाँ आप शोध कर रहे हैं वहाँ से जो भी मटेरियल आपको प्राप्त होगा वो चीज़ें आप लिख लेंगे। इसके ऊपर सेम जो लिखा गया वही लिखना है, लेकिन इसके नीचे अब इसी हिसाब से आपको लिख लेना है कि कौन कौन से कार्य सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई गई या क्या कमियां हैं। इन सभी के आंकड़े डेटा संग्रह कर तालिका बनाएं या क्रमवार लिख सकते हैं। ये तो आप तालिका बना के लिख लीजिए या फिर क्रमबद्ध हेडिंग पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि डेटा संग्रह हेतु आपने जो भी मटेरियल कलेक्ट किया था अपने आंगनबाड़ी से वो कौन सी विधि से आपने किया है। आप वहाँ स्वयं जाके अवलोकन विधि से किए या फिर प्रश्नावली या फिर कुछ प्रश्न लिख के उस आंगनबाड़ी केंद्र पर किसी के द्वारा आप भेज दिए, फिर वहाँ से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किए, या फिर साक्षात्कार या फिर जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री हैं उनके पास जाके आप उनका इंटरव्यू लेकर लिख रहे हैं, या फिर अनुसूची में से किसी एक विधि का जिसका भी आप प्रयोग किए हैं उनके बारे में आप लिख दीजिएगा। इसके दौरान क्या समस्याएं आई आपको और अंत में क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, इन सब बिंदुओं को आप लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारा लघु शोध कंप्लीट हो जाता है। लघु शोध जो है ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कितना भी आप कम लिखें तो 45-50 पेज ज़रूर होना चाहिए। और एक अगर आप अच्छी हेडिंग में लिखेंगे तो कम से कम 60-65 पेज हो जाएगा और एक सुंदर सा लघु शोध तैयार होगा। जो भी पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट बताएगी इतना लिख लीजिएगा, और इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, जो यहाँ पे आपको पॉइंट में बताया गया है। जो ऊपर लिखा है उससे एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से और भी इम्पोर्टेंट अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप लोग को नेक्स्ट क्लास में वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी।